धौलपुर गांव में जहां घरों में गुसलखाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए गांव की औरतें खुले में ही नहाने को मजबूर थीं। अरे नहीं बहू, सोकर उठी नहीं क्या अभी? स्नान के लिए नदी पर जाना है। बड़ी भाभी, नहाने के लिए नदी पर? लेकिन यूं खुले में नहाते हुए कोई देख लेगा तो? हाँ राधा, इस गांव में औरतें खुले में ही नहाती हैं। और वैसे भी गांव के लोगों को पता है कि जिस समय गांव की औरतें नदी पर नहाने जाती हैं, उस समय गांव के मर्द नदी के आसपास भी नहीं भटकते। अच्छा, अब देर मत करो, वैसे भी नदी किनारे इस समय सुनसान होता है। हम जल्दी से नहाकर आ जाएंगे। राधा और गौरी नदी पर नहाने के लिए जाती हैं, लेकिन वहाँ गांव की बहुत सी औरतें पहले से ही नदी पर नहा रही थीं, पर राधा को बहुत शर्म आ रही थी। गौरी भाभी, यह तो बहुत अजीब लग रहा है। अगर किसी ने हमें यहाँ नहाते हुए देख लिया तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अरे काहे शर्मा रही हो बहू रानी? हमें तो इतने साल हो गए, आज तक तो हमें किसी ने देखा नहीं, तो अब कौन देखेगा? और वैसे भी यहाँ जमींदार साहब से सब डरते हैं, इसीलिए नदी किनारे कोई मर्द नहीं आता। राधा को बहुत अजीब महसूस हो रहा था, पर वो करती भी क्या। मजबूरी में उसे गौरी और बाकी के गांव की औरतों के साथ नदी में उतरना ही पड़ता है। तब बड़ी मुश्किल से राधा नदी में नहाकर घर आती है। अब तो रोजाना ही वो गौरी और गांव की बाकी की औरतों के साथ नदी पर नहाने लगी। धीरे धीरे जब राधा को लगा कि सचमुच नदी के आसपास सिर्फ औरतें ही आती हैं, तो वो थोड़ी बेफिक्र हो गई। पर एक दिन जब सब बहुएं नदी पर नहा रही थीं, गौरी भाभी, लगता है हमें कोई देख रहा है। नहीं तो, कोई तो नहीं है। तुम्हारे मन का शायद वहम है, और लगता है तुम्हारा डर अभी तक नहीं गया है। चलो जल्दी से नहा लो, फिर घर चलते हैं। अगले दिन भी राधा को ऐसा ही महसूस होता है। गौरी भाभी, मैं कह रही हूँ ना कि कोई है जो हमें देखता है। मुझे बार बार गलत महसूस नहीं हो सकता। अरे बहू रानी, तुम बेकार में ही डर रही हो। किसी की इतनी मजाल नहीं जो हमें नहाते हुए देख ले यहाँ। हाँ, ये सच था। गांव वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव की बहुओं को खुले में नहाते हुए देख ले। तो आखिर कौन था जो उन सबको खुले में नहाते हुए देख रहा था? अरे यार डॉली भाई, ये गांव तो बहुत बढ़िया है यार। तूने बिल्कुल सही जगह का पता लगाया है बे। खुले में नहाती इन गांव वालों की बहुओं के हमने बहुत ही बढ़िया फोटो अपने फ़ोन में निकाल लिए हैं। हाँ भाई, वही तो। मैंने बिल्कुल सही गांव का पता लगाया है ना। अब इन फोटोओं का इस्तेमाल करने का सही समय आ गया है बे। गांव के जमींदार की दोनों बहुएं भी उन औरतों के साथ नहाने आती हैं। जमींदार की बहुओं को ब्लैकमेल करके अच्छे खासे सोने के जेवर और रुपए ऐंठ लेंगे। और तू तो जानता ही है, ये गांव की भोली भाली बहुएं शर्म से किसी को कुछ भी नहीं बताएंगी। तो फिर ठीक है, किसी दिन रास्ता रोककर ये फोटो उन्हें दिखा ही देते हैं। अगले दिन गौरी और राधा नदी पर नहाकर जब हवेली की तरफ जा रही थी, तो नदी से थोड़ी दूर पर डॉली और जॉली नाम के उन बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन दोनों को फोटो दिखाने लगे। तब दोनों बहुएं बहुत डर गईं। अब अगर तुम दोनों नहीं चाहती कि ये फोटो गांव में हर कोई देखे या फिर गांव से बाहर और भी जगह ये फोटो पहुंचे, तो जैसा हम कहते हैं वैसा तुम दोनों को करना होगा। नहीं नहीं, हमारी ये फोटो किसी को मत दिखाना। तुम्हें क्या चाहिए हमें सीधी तरह बता दो। अगर तुम चाहती हो कि हम ये फोटो किसी को ना दिखाएं और अपने फ़ोन से हटा लें, तो कल दोपहर तक 5 लाख रुपए नगद और सोने की जेवर एक बैग में भरकर तुम दोनों हमें ला कर दोगी। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो। हम कल दोपहर तक तुम्हारी ये मांग पूरी कर देंगे। पर पर तुम तब तक ये फोटो किसी को नहीं दिखाओगे। गौरी पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो दोनों घर लौट आती हैं। गौरी भाभी, हम यह गलत कर रहे हैं। अन्याय के सामने झुकना कायरता है। हम अन्याय को छूट दे रहे हैं। उन मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। उनकी डिमांड पूरी करके तो हम उन्हें और बढ़ावा दे रहे हैं। आज वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो कल किसी और के साथ करेंगे। ये सरासर गलत है भाभी। तो अब हम कर भी क्या सकते हैं राधा? हमारी फोटो उन बदमाशों के पास है।
हम ये बात किसी से नहीं कह सकते, बदमाश हमारी फोटो हर जगह दिखा देंगे। पर राधा बहुत हिम्मत वाली थी। वो गौरी को बिना बताए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां लेडी ऑफिसर को सारी बात बताती है। राधा, तुम चिंता मत करो, मैंने ऐसे गुंडों को बहुत सीधा किया है। मैं जैसा कहती हूँ तुम सिर्फ वैसा ही करना। राधा पुलिस की मदद ले चुकी थी। अगले दिन वो गौरी के साथ बदमाशों की बताई जगह पर पहुंचती है। गुंडे जैसे ही गौरी और राधा के पास आते हैं, तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर गुंडे घबरा जाते हैं। पकड़ लो इन गुंडों को। सीधी सादी गांव की औरतों को ब्लैकमेल करके उनके पैसे और जेवरातों की मांग करते हो। मैडम जी, ये वही गुंडे हैं जिनके आसपास के गांव की पुलिस तलाश कर रही है। इन्होंने पहले भी कुछ गांव की औरतों को ऐसा ही ब्लैकमेल किया था। पुलिस के द्वारा गुंडों को पकड़ने की बात जमींदार के कानों तक पहुंचती है। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। भाग्यवान, तुम सच कह रही हो। गलती मेरी ही है। मैं ही पुराने ख्यालों में जी रहा था। मैंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी बहू बेटियों को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं वादा करता हूँ, इस गांव में हर घर में एक गुसलखाना होगा, ताकि फिर कभी किसी बहू बेटी के साथ ऐसा ना हो। राधा, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए। भाभी, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे खुशी है कि आज मैंने जो हिम्मत की, उस कारण इस गांव की सभी बहुओं को अब खुले में नहीं नहाना पड़ेगा। गांव की इज्जत अब सुरक्षित रहेगी। धौलपुर गांव की औरतें राधा की बहुत तारीफ करती हैं। आज हर घर में एक गुसलखाना था और गांव की औरतों ने भी अब खुले में नहाना बंद कर दिया था। पायल की अभी अभी नई नई शादी हुई थी, लेकिन सुहागरात के अगले ही दिन उसका पति विदेश चला गया। तब वो अकेली रह गई। शादी से पहले मैंने कितने अच्छे सपने देख रखे थे। मैंने सोचा था विमल मुझे हनीमून पर ले जाएगा, हम लोग विदेश घूमने जाएंगे। तभी वहां पर पायल का ससुर आ गया। और क्या हो गया पायल बहू, बड़ी परेशान लग रही हो। अब आप ही देखिए ना ससुर जी, हमारी नई नई शादी हुई है और विमल आज सुबह ही विदेश निकल गए। मैंने कितने सपने देखे थे। अरे बहू, यही ना कि तू विमल के साथ हनीमून पर जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही सोच रही है ना तू। ससुर जी, मैं आपसे इस बारे में बात नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, सासू माँ से इस बारे में बात करती हूँ। अरे बहू, इसमें इतना शर्माने वाली कोई बात नहीं। पायल, हम लोग मॉडर्न हैं, और अगर तुझे विदेश ही घूमना है तो मैं तुझे घुमा देता हूँ। ससुर जी तो थोड़ा ठरकी टाइप के लगते हैं। मैं जाकर सासू माँ से बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं ससुर जी, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। फिर इतना कहकर पायल अपनी सास के कमरे में चली गई। माँ जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, मुझे पता है तुझे क्या बात करनी है। यही ना कि विमल शादी होते ही बाहर चला गया। अरे हम लोग भी इसी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। हाँ सासू माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। विमल के बारे में तो मुझे आपसे बात करनी थी, पर लेकिन आप ससुर जी को कुछ समझाती क्यों नहीं? मुझे लगता है ससुर जी थोड़े ठरकी हो गए हैं। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? तुझे जरा भी शर्म नहीं है क्या? सासू माँ, मुझे उनके बारे में बात करते हुए बहुत शर्म आ रही है, पर मैं क्या करूँ? और जब मैंने उनसे विमल की शिकायत की तो ससुर जी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो हनीमून पर। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुझे घूमने के लिए ही तो बोल रहे थे। ये सुनकर पायल को और सदमा लग गया। तभी उसकी ननद उसके पास आ गई। अरे ननद जी, आप दिन भर कहाँ थी? कहीं नहीं भाभी, बस वो चौराहे पर खड़ी थी। मैं सोच रही थी कि कोई बॉयफ्रेंड पटा लूं, पर कोई पटा ही नहीं। छी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे अब सब छोड़ो आप, चलिए हम दोनों मिलकर जल्दी से खाना बना लेते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। हे भगवान, मेरे ससुराल वालों को आखिर हो क्या गया है? सबके सब ठरकी हैं। बहू, मुझे पता है कि विमल नहीं है, इस वजह से तुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। तू चल मेरे कमरे में। फिर ये सुनकर पायल की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बहू, क्या हुआ? तुम ऐसे चौंक क्यों रही हो? अरे दरअसल वो मेरे कहने का मतलब था कि मेरे कमरे में चल। वहाँ पर तेरी सासू माँ और मेरी बेटी है।
हम सब मिलकर अंताक्षरी खेलेंगे, तेरा मन बहल जाएगा। अरे नहीं ससुर जी, वो विमल का फोन आने वाला होगा तो मैं उनसे बात करूंगी। मुझे अकेले रहने दीजिए प्लीज। और ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं जा रहा हूँ आराम करने। और हाँ, अगर तुझे कहीं घूमने का मन हो तो बता देना, मैं टिकट करा लूँगा। अच्छी तरह सोच लेना। इतना कहकर उसका ससुर चला गया। पायल ने उसी वक्त अपने भाई अजय को फोन करके अपने ससुराल बुला लिया। फिर अगली सुबह। अरे पायल, तुमने अचानक मुझे बुला क्यों लिया? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे अब अपने भैया को तो अपने ससुराल वालों के ठरकपन के बारे में बता नहीं सकती। किसी बहाने मैं कुछ दिनों तक अपने भाई को यहीं रोक लेती हूँ। अरे क्या हुआ पायल, क्या सोचने लगी? कोई प्रॉब्लम है तो बता। अरे वो तेरे जीजा जी शादी के दूसरे दिन ही अमेरिका ट्रिप पर निकल गए। तब से हमारी बात ही नहीं हो पा रही। पता नहीं उन्होंने शादी क्यों की थी, और मैं बोर हो रही थी तो इसलिए तुझे बुला लिया। तभी वहां पर पायल की सास और ननंद आ गए। अरे अजय, तुम कब आए? बड़े हैंडसम लग रहे हो। हाँ हाँ सच में माँ, अजय जी तो बड़े हॉट लग रहे हैं। चलिए आप हमारे कमरे में चलिए, हम तीनों मिलकर खूब बातें करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर दोनों उसे पकड़कर अपने कमरे में लेकर चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन पायल खिड़की से सब कुछ देख रही थी। अब कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। मेरे ससुराल का हर एक सदस्य ठरकी है। पता नहीं ये लोग मेरे भैया के साथ क्या करने वाले हैं। अरे बेटा, तुझे चौराहे पर नहीं जाना है क्या? और हाँ, याद रहे जो बाबा जी ने कहा है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम इसमें जरा भी चूक गए तो पूरी जिंदगी हम ऐसे ही रहेंगे। मैं अजय जी से बात करती हूँ, तू जा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं जाती हूँ चौराहे पर। तब तक आप इनसे बातें करो, मैं शाम तक आ जाऊंगी। पायल तुरंत वहां से हटकर अपने कमरे में चली गई। अभी तक तो मुझे लगा था कि मेरे ससुराल वाले ठरकी हैं, पर अब मुझे लगने लगा है कि ये सब के सब पागल हैं। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी पागल खाने में कर दी है। अजय बेटा, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारे जैसा मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, इसीलिए मैंने इस उम्र में भी अपना फिगर मेंटेन रखा है। अब क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप मेरी बहन की सास हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कि तभी उसका पति विमल घर आ गया। अब कहीं आप भी तो बाहर दूसरी लड़की के चक्कर में नहीं पड़े थे? पायल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने आज तक किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं की, और तुम दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलाने की बात कर रही हो? अरे वो मैंने गुस्से में बोल दिया। चलिए अंदर चलिए, आराम कर लीजिए। आपको कल फिर कहीं जाना होगा। नहीं पायल, अब मैं इसी शहर में रहकर काम करूंगा। यहाँ तक कि कंपनी को मेरा काम इतना पसंद आया कि अब मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ। आज से मेरा सारा वक्त तुम्हारा। ये तो चमत्कार हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे। तभी वहां पर पायल की सास, उसका ससुर और ननंद वहां आ गए। बहू, ये सचमुच चमत्कार ही है। बचपन में ही हमने इसे हॉस्टल भेज दिया था। कॉलेज की पढ़ाई भी इसने पेरिस में रहकर ही की है, और जब से इसे नौकरी मिली है तब से कभी इस देश में रहता है तो कभी उस देश में। इसीलिए इसने हमें कभी वक्त ही नहीं दिया। यही सोचकर हमने विमल की शादी कर दी। हमें लगा कम से कम अपनी बीवी को टाइम देने के बहाने ये घर में तो थोड़ा वक्त गुजारेगा, लेकिन शादी होने के बाद भी ये विदेश चला गया। हाँ बहू, हम सब बहुत परेशान हो गए थे। फिर हमें बाबा गौरीदास जी के बारे में पता चला, और तब हम उनसे मिलने गए। फिर उन्होंने हमें एक ऐसा टोटका बताया जिसे हम करना नहीं चाहते थे, फिर भी हमें करना पड़ा। कैसा टोटका सासू माँ? बहू, कुछ दिनों से तुझे इस घर में बहुत अजीब लग रहा होगा ना। तुझे लग रहा होगा कि तेरे ससुर जी ठरकी बन गए हैं। मैं ठरकी बन गई हूँ, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी ठरकी बन गई है। ये सब कुछ उस टोटके का ही हिस्सा था। बाबा जी ने कहा था कि अपनी बहू के सामने ठरकपन दिखाना। कुछ दिनों तक कोई भी लड़का दिखे उसके सामने ठरकी बन जाना, और कुछ ही दिनों बाद तेरे बेटे का मूड बदल जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। ये थोड़ा पागलपन जैसा लगा, लेकिन अपनी बेटी के लिए हमें ये सब करना पड़ा। हाँ बहू, तू तो मेरी बेटी जैसी है, पर इस टोटके की वजह से मुझे तेरे सामने ऐसी ऐसी बातें बोलनी पड़ी जिससे तू मुझे ठरकी समझ ले।
यहाँ तक कि तेरी माँ ने भी तेरे इस भाई के साथ ठरकपन दिखाया। मेरी बेटी तो अपने भाई का टाइम पाने के लिए इतनी पागल हो गई थी कि वो ठरकपन दिखाने के लिए चौराहे पर जाकर खड़ी होती थी और लड़कों को छेड़ने लगती थी। अब लेकिन कुछ भी कहो, ये टोटका काम कर गया। हम सबको माफ कर दो बहू। फिर अगले दिन विमल पायल के साथ हनीमून पर चला गया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।